हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री। और मेडिएवल हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। यहीं से हमारी मध्यकालीन भारत की जो टॉपिक है यहीं से हमारा स्टार्ट होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसको हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ इससे पहले मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करा चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने सोर्सेज को क्या क्या सोर्सेज हमें देखने को मिले अपने इतिहास के समय पर वो कवर अप कर लिए। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला था कि हम एंशिएंट और मेडिएवल को साथ साथ लेकर के चलेंगे, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट जो है, दोनों टॉपिक जो है हम लोग साथ में कवर अप करते जाए। ठीक है, तो मेडिएवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग होगा वो होगा ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, यानी कि इसमें जो इन तीनों के बीच में यानी पल्लास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूट के बीच में ये स्ट्रगल हुआ था। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद है तो लाइक से ज़्यादा करना। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक पहले क्या करेंगे, हमारा एम क्या है कि पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन फिर इससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल क्या है, किनके बीच में हुआ और क्यों हुआ था। तो बढ़ते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और अब हम अपने टॉपिक को समझेंगे। पूरे ध्यान से समझना आप सब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, त्रिपक्षीय का जो संघर्ष हुआ था, वो किसके लिए हुआ था। तो ये आप जानते हैं। ये पहली बात, जो ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल आप लोगों को यहाँ देखने को मिलता है, ये कौन से टाइम पे हम देख रहे हैं, 8th सेंचुरी एडी, ठीक है, 8वीं शताब्दी के दौरान हमने ये देखने को मिला। और जो ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, ये किस लिए हुआ था, कन्नौज को पाने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए, उसको अपने अंदर मिलाने के लिए ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। और ये किस किस 3 एम्पायर के बीच में हुआ था, तो वो थे पल्लास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूट। तो इन तीनों के बीच में ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। और ये तीनों क्यों लड़ रहे थे कि कन्नौज को हम अपने अंडर में ले लें। अब बात करते, पहली बात तो ये आपको बता दूं कि कन्नौज था क्या। कन्नौज अगर आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको मैनी टाइम्स बताया होगा अपनी वीडियोस में कि कन्नौज जो है वो क्या थी, कैपिटल थी, राजधानी थी हर्षवर्धन की, ठीक है। और हर्षवर्धन क्या था, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। हर्षवर्धन के बाद जो है कन्नौज, जो उसकी राजधानी है, वो खाली हो जाती है उनके मरने के बाद। तो फिर अभी मैं आपको ये सब कुछ बताने वाली हूँ कि कन्नौज में ऐसी क्या खास बात थी जो ये तीनों उसको अपने अंडर में करना चाहते थे, ठीक है। तो ये पहले आप समझ लो कि कन्नौज जो है वो कैपिटल थी किसकी, हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन जो है ये हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होता है। यहीं से हम मेडिएवल में एंट्री ले लेते हैं। क्लियर हो गया। तो ये कन्नौज को पाने के लिए कौन कौन, याद रखना, पल्लास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूट के बीच में ये ट्रिपार्टाइट का संघर्ष हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये बात याद रखनी है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे मैप दिखा दूं, ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखा देती हूँ मैप भी, तो आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हैं, ठीक है। कन्नौज ये रहा आपका पर्पल में, ठीक है, ये यहाँ पर है। और ये रहा आपका पल्लास, और नीचे अगर साउथ वाले हिस्से में देखेंगे तो राष्ट्रकूट है, और गुज्जर प्रतिहारा देखेंगे तो आपके इधर नॉर्थ वाले हिस्से में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में आप गुज्जर प्रतिहारा देखेंगे। पल्लास आपके ईस्ट वाले साइड में, और राष्ट्रकूट जो है वो आपके साउथ वाले साइड में। तो ये तीनों थे, ये आप लोगों, ठीक है, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, तो ये तीनों लड़ रहे थे, ये, ठीक है, ये इसीलिए इसे ट्रिपार्टाइट बोला जाता है। तो ये तीनों लड़ रहे थे किसको, इसको, कन्नौज को पाने के लिए। अब हम बात जान लेते हैं कि ऐसी क्या खास बात थी कन्नौज में जो इन तीनों इसके लिए लड़ाई कर रहे थे। बढ़ते हैं अपने आगे। अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर अभी हमने देखा ट्रिपार्टाइट जो स्ट्रगल चल रहा था वो पल्लास के बीच में हुआ था। मैंने आपको बता दिया कि पल्लास कहाँ रूल कर रहे थे, भारत के ईस्ट साइड पे कर रहे थे, यानी पूर्वी भाग में कर रहे थे। वो मैंने आपको अभी मैप में बता दिया था, ठीक है। मैप के थ्रू अगर आप समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएगा और आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं, वरना सब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी यही राय है आप सबके लिए, कुछ भी टॉपिक पढ़ो तो मैप के थ्रू पढ़ो, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी हमने देखा जो पल्लास थे वो कहाँ पर रूल करते थे, कहाँ शासन कर रहे थे, पूर्वी भाग में भारत के। वहीं बात करेंगे प्रतिहार की, तो गुज्जर प्रतिहार जो है ये कंट्रोल कर रहा था वेस्टर्न, यानी कि वेस्ट वाले
पश्चिम वाले भारत में वो क्या कर रहा है, उसने उसका कंट्रोल था। और राष्ट्रकूट की बात करूंगी तो वो डेक्कन यानी कि भारत के साउथ वाले हिस्से में वो रूल कर रहा था। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। जो पर्पल में है वो आप लोगों का पल्लास है, जो प्रतिहारा जो ग्रीन में आप लोग देख रहे हैं, और ऑरेंज जो राष्ट्रकूट है। तो ये तीनों हैं, और ये तीनों कौन कौन से साइड में इनका शासन चल रहा था वो आप लोग आई थिंक अब समझ गए, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट्स बताऊँ सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो अच्छे से नोट्स बना लेना। अदरवाइज मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट अभी आप पूरी कोशिश करो कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग समझ गए कि हमारे जो हम लोग कन्नौज का जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये सब जो इसे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल किसे कहा जाता है, जो कन्नौज को अपने अंडर कंट्रोल करना चाहता है, तो वो 3 डायनेस्टी को इन्हें क्या बोला गया, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बोला गया हमारे भारत के इतिहास में। ठीक है, भारत के इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 3 राजवंश के बीच कन्नौज पे संघर्ष नियंत्रण, मतलब ये कन्नौज को अपने अंडर में करना चाहते थे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा, और कौन से किस डायरेक्शन में थे ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे कि कन्नौज में ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से तीनों की तीनों लड़ रहे थे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो था, कन्नौज वॉज लोकेटेड ऑन द गंगा ट्रेड रूट एंड वॉज कनेक्टेड टू द सिल्क रूट। तो कन्नौज जो है वो यहाँ पे ट्रेड के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो उनका ट्रेड के लिए ही था, क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले जो ट्रेड होते थे वहाँ से जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था वो ईस्ट के साइड से ही सबको ही आता था। ठीक है, अभी आपने देखा वो कन्नौज कहाँ था, हमारे ईस्ट साइड पे था। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि गंगा ट्रेड रूट तो यहाँ पर वो स्थित था कन्नौज जो है, और वो कनेक्ट किससे था, जो सिल्क रूट से, रेशम के मार्ग से जुड़ा हुआ था। पहला तो यही रीजन है। दूसरा क्या कह रहा है कि इट मेड कन्नौज स्ट्रेटेजिकली एंड कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो कन्नौज को अगर देखोगे तो रणनीतिक और व्यावसायिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया था। हम लास्ट मैंने अभी आपको बताया कि हर्षवर्धन की यही राजधानी थी, कौन, कन्नौज। ठीक है, इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में ये हर्षवर्धन का जो साम्राज्य हमें देखने को मिलता है वो उसकी क्या थी, राजधानी थी। ये मैंने अभी आपको बताया। तो कन्नौज में क्या था, ईस्ट वाली आप लोगों का हिस्सा देखा होगा, तो वहां पर क्या था, ये क्या था, वहाँ की जो लैंड होती थी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती थी। ठीक है, तो फर्टाइल लैंड होगी तो आप लोग जानते हैं पहले के टाइम पे लैंड अगर बहुत अच्छी उपजाऊ होगी तो वहाँ पर खेती अच्छी हम लोग कर पाएंगे, और फिर उससे वजह से हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। इसी वजह से पहले भी ब्रिटिशर्स भी हुए या कोई भी ऐसी जगह रहना चाहता था, या ब्रिटिशर्स ने अटैक भी किया था भारत पे, इसी वजह से वो ऐसी जगह करते थे जहां पर लैंड अच्छी हो, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ होती थी। तो ये कन्नौज की यही फायदे थे जिसके वजह से ये लोग चाहते थे कि हमारे अंडर में आ जाए। अगर मैं बात करूं कन्नौज में और क्या क्या फेमस है, तो कन्नौज में अगर आप देखोगे तो इत्र फेमस है। ठीक है, जिसको हम परफ्यूम आप लोग जानते हैं, इत्र होता है रोज वाटर, ट्रेड रूट, फर्टाइल कावेरी वैली, मार्केट सेंटर फॉर टबैको एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के लिए ये कन्नौज जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इसीलिए ये तीनों की तीनों चाहते थे कि इसको हम क्या करें, अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं अपने अंडर में ले लूँ ताकि वो पूरा जो ईस्ट वाला हिस्सा हो जाएगा फिर वो मेरा हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट वाले हिस्से से ही सब क्या करते हैं, वहीं से एंट्री लेते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये जो रेड वाला डॉट दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा का पूरा क्या है, आप लोगों का कन्नौज का एरिया है। ठीक है, ईस्ट वाला हिस्सा है। तो ये लोग चाहते थे कि अगर ये हम जीत गए तो ये हमारे अंडर में आ जाएगा, और फिर हमारा जो साम्राज्य, हमारी जो डायनेस्टी है वो और बड़ी हो जाएगी। क्लियर हो गया आप लोग? तो ये थी कन्नौज की स्पेशलिटी, जिसकी वजह से ये क्या कन्नौज पर कब्जा करना चाहते थे। कब्जा क्या, उसको अपने अंडर में करना चाहते थे, अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, पल्लास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट। इसीलिए इन तीनों के बीच में लड़ाई हुई कन्नौज को पाने के लिए। यहाँ तक समझ गए आप सब?
अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। अब मैं आपको बता दूं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। लाइक सबसे पहला पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, यशोवर्मन सेट अप अ किंगडम एट कन्नौज अराउंड 730 AD। तो यशोवर्मन ने कम से कम लगभग कितना 730 ईस्वी में कन्नौज में एक राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। और उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पे 3 क्या देखने को मिलते हैं, इंद्र युद्ध, विरय युद्ध और चक्र युद्ध नाम के 3 राजा आए थे जिन्होंने 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8th सेंचुरी के अंत के बीच कन्नौज पर शासन किया था। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको सबको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड कि यशोवर्मन ने कब 730 ईस्वी में क्या किया था, कन्नौज पे एक राज्य की एक स्थापना की थी। और उसके बाद हमें यहाँ 3 राजा देखने को मिलते हैं जो 8वीं शताब्दी तक इन्होंने कन्नौज पर क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, ये 3 याद रखना, ये तीनों की तीनों आपको याद होना चाहिए। इंद्र युद्ध, विराय युद्ध और चक्र युद्ध नाम की ये 3 राजा थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनफॉर्चुनेटली देयर रूलर प्रूव टू बी वीक। तो ये जो 3 राजा हम लोग देखते हैं जिन्होंने शासन किया था 8वीं शताब्दी के अंत तक, वो क्या थे, बहुत ही वीक राजा थे। ठीक है, तो उसी की वजह से क्या हुआ, एंड द किंगडम ऑफ कन्नौज, तो वो इसी वजह से क्या हुआ, तीनों की तीनों कमजोर हुए, साबित हुए कि कन्नौज के राज्य को वो नहीं चला पाएंगे। फिर भीनलाल जो कि राजस्थान के गुज्जर प्रतिहारा के थे और बंगाल और बिहार के पाल और मान्यखेड़ा कर्नाटक के राष्ट्रकूट। ठीक है, आपने क्या क्या देखा, गुज्जर प्रतिहारा के आ गए, पल्लास और राष्ट्रकूट के, ये तीनों जगह आ गए। तो ये तीनों ने क्या करा, अब क्या फायदा, अब ये फॉट वॉर अगेंस्ट ईच अदर, अब ये तीनों आपस में लड़ गए। और ये क्या, कन्नौज की जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पोटेंशियलिस्ट है, यानी कि उसका आर्थिक लाभ उठाने के लिए अब ये तीनों की तीनों लड़ गए थे कन्नौज को पाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि वो जो तीनों राजा थे वो तो वीक साबित हुए, कमजोर साबित हो गए। तो अब ये तीनों ने अटैक कर दिया, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि राजा तभी अटैक कर देते उस पर कि हमें पता चल जाए कि वहाँ का तो ये सब वीक है, तो हम अटैक करेंगे तो ये हमें इजीली से मिल जाएगा। तभी इन तीनों ने क्या करा, अटैक कर दिया था। ये जगहें जरूर याद रखना, गुज्जर प्रतिहार ऑफ भिनमाई राजस्थान के, ठीक है, बंगाल और बिहार के पाल के मानखेता जो कि कर्नाटक के हैं। याद रखना ये सारे पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, भीलना राजस्थान होगा, बंगाल और बिहार पाल के, मानखेता कर्नाटक जो राष्ट्रकूट के हैं। तो ये तीनों आए और आपस में लड़ गए कन्नौज को पाने के लिए। और ये जो स्ट्रगल कब से, ये पेपर में पूछा जाता है, कंटिन्यू 200 साल तक ये जो स्ट्रगल है, संघर्ष जो है, ये जारी रहा, चलता रहा था। 200 साल तक ये तीनों लड़ते रहे कन्नौज को पाने के लिए। यहाँ तक आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम समझेंगे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल क्या हुआ था। अब ये संघर्ष चालू हो गया तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल जो हुआ था, बौद्ध धर्मपाल जो कि पाल का राजा था और प्रतिहारा जो वस्त राजा था, प्रतिहारा का राजा, वस्त राजा और धर्मपाल जो पाल का राजा था, ये दोनों की दोनों आपस में अब भिड़ गए, लड़ने लगे कन्नौज को पाने के लिए। बाद में क्या होता है, जीत को जाता है। बाद में क्या होता है, जो राष्ट्रकूट का जो राजा होता है किंग ध्रुव फर्स्ट, ठीक है, जो किंग ध्रुव फर्स्ट से वो क्या करे थे, वो दोनों हार गए थे। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूट जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल डायनेस्टी थी, वहाँ के राजा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे। ठीक है, बाकी वो अगर हम बात करेंगे पल्लास और प्रतिहारा के कंपैरिजन में, तो राष्ट्रकूट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल थी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये दोनों लड़े, बट विजय किसकी प्राप्त हुई थी, राष्ट्रकूट की। यहाँ पे ध्रुव फर्स्ट ने इन दोनों को हरा दिया था। लेकिन अगर बात करेंगे कि जैसे ही राष्ट्रकूट के जो राजा हैं दक्षिण में अपने राज्य में लौटा, ठीक है, अब मैं इसकी कहानी आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया था राष्ट्रकूट हमने अभी साउथ वाले हिस्से में देखा था, डेक्कन वाले हिस्से में देखा था नीचे। ठीक है, तो ये विजय तो इन्होंने जीत ली थी राष्ट्रकूट ने। तो उसी समय क्या हुआ, जो चालुक्य थे, जो चौलिनो थे, चालुक्य ने क्या करा, वो हमला कर दिया था किस पर, हमारे ये उस अब चालुक्य जो थे वो चाहते थे कि वो डेक वाला हिस्सा, साउथ वाला हिस्सा जो है
वो अपने अंडर में कर लें। तो इसी वजह से अब उसने हमला कर दिया था इसके डेक्कन वाले साउथ वाले हिस्से में, जिस वजह से राष्ट्रकूट को वापस आना पड़ा ट्रिपाडाइट स्ट्रगल से अपने देश को, कि वो पहले अपने कंट्री को ही तो बचा ले, अपने स्टेट को तो बचा ले, जो उसकी डायनेस्टी है उसको सेव कर ले। तो वो अपने ही साउथ वाले डेक्कन वाले हिस्से को बचाने के लिए वो ट्रिपाडाइट स्ट्रगल से वापस आ गया। तो इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर कन्नौज पर जो पाल का राजा था धर्मपाल, उसने फायदा उठा लिया और उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी भी याद रखना, अभी भी उसको कन्नौज जो है वो टेम्पररी था, कंट्रोल उसका परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था। अभी भी जो धर्मपाल के अंडर में ये नहीं आया था कन्नौज। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो राष्ट्रकूट का राजा तो चला गया अपने ही डेक्कन स्टेट साउथ वाले हिस्से को बचाने के लिए, क्योंकि चालुक्य ने वो वहाँ पे कब्जा करने के लिए अटैक कर दिया था। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर फिर उस समय का फायदा उठाकर जो पाल का राजा था धर्मपाल, उसने इसका फायदा उठा लिया और वहां पर अब कन्नौज को अपने कंट्रोल में कर लिया। वो भी टेम्पररी था, याद रखना, परमानेंटली नहीं था। यहाँ तक आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे जो ये ट्रिपाडाइट स्ट्रगल जो हुआ था ये लगातार इस प्रकार शुरू हुआ कि 2 शताब्दी तक चला था और लंबे समय में तीनों राजवंशों को कमजोर बना दिया था। ठीक है, अब ये 200 साल तक चला, मैंने अभी आपको बताया, खूब लड़ते रहे। मैं आपको इससे पहले ये बात बता दूं कि ये तीनों के तीनों जो है ये आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, और अगर ये तीनों ही आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, वो भी किसको, कन्नौज को पाने के लिए। लेकिन एक बात सोचो, अगर एक ही फैमिली के लोग, अगर किसी को पता चल जाए, ठीक है, मान लो कि ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, ओके, अगर हम पता चले ये 3 लोग हैं और ये तीनों के तीनों एक ही फैमिली के हैं और ये तीनों एक ही फैमिली के आपस में लड़ेंगे, तो इनके आपस में बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं। और अगर यही बात किसी बाहर वाले चौथे इंसान को पता चल जाए तो ऑफकोर्स वो उसका फायदा तो उठाएगा ही। ठीक है, उठाएगा ना। तो ये सारी चीजें होती है जिससे नुकसान होता है। तो ये जो चौथे वाला इंसान है वो क्या उन्होंने उठाया वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि अटैक हुए थे अरब और सिंध के, ठीक है, वो इसी वजह से हुए थे। उन्होंने फिर अटैक करा था इस पर। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता चल गया था कि ये तीनों की तीनों आपस में लड़ रहे हैं, इन तीनों की बनती नहीं है, तो चलो इनको आपस में लड़ा के अब क्या करना है, इन तीनों के ही हिस्से को ले लेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ट्रिपाडाइट स्ट्रगल का, जो हम आगे पढ़ने वाले मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब हम जो आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो अरब और सिंध का आप लोगों को अटैक देखने को मिलता है, हमला जो किया था उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि इन तीनों में आपस में नहीं बनती है, तो इस वजह से यहाँ पर हम हमला करेंगे तो हम इजीली से जीत जाएंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे हम वापस आते हैं, ये 200 साल तक ये स्ट्रगल चलता रहा। राष्ट्रकूट तो अपने साउथ वाले हिस्से में वापस चला गया। ठीक है, अब बचे पाल और प्रतिहार। ठीक है, अब ये इसी 200 साल तक कोई भी युद्ध चलेगा तो इंसान ऑफ कोर्स पावर जो है खत्म हो जाएगी, सोल्जर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत सारी चीज बर्बाद हो जाती हैं। उसकी वजह से फिर हमें देखने को क्या मिलता है, अब इसका रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो क्या निकला, इनटू पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एंड बेनिफिशियल द इस्लामिक इन्वेड फ्रॉम द मिडल ईस्ट। मैंने अभी आपको क्या बताया, यही बताया कि अब इस वजह से तीनों की तीनों वीक हो गए हैं। अब इसी का फायदा इस्लाम के लोगों ने उठाया और उन्होंने मिडल ईस्ट पे हमला बोल दिया था। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे मोहम्मद बिन कासिम आए थे, ठीक है, तो आप लोगों को पता है अरब इन्वेजन और टर्किश का इन्वेजन हुआ था, उन्होंने यही हमला कर दिया था इसी वजह से, क्योंकि उन लोगों को दिख लिया कि 200 साल से लोग लड़ रहे हैं, अभी लोग कमजोर हो गए, अभी किसी युद्ध में लड़ने के लिए इनकी कैपेबिलिटी अब खत्म हो चुकी है, तो अब इन्होंने इस्लाम के लोगों ने यहाँ पर इन पे हमला कर दिया था। यहाँ तक समझ गए। अब अगर मैं देखूं तो ये जो ट्रिपाडाइट स्ट्रगल चला था तो फाइनली इसका क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकला, तो फाइनली जो ये कन्नौज जो है वो प्रतिहारास के अंडर में आ गई। ठीक है, उस समय जो नागभट्ट सेकंड थे वो राजा था और उसने फाइनली गुज्जर प्रतिहारा, ठीक है, प्रतिहारा को ही गुज्जर प्रतिहारा बोला जाता है, फाइनली जो उसका नागभट्ट है सेकंड, उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली थी। याद रखना, तीनों को कॉन्सेप्ट याद रखना। पहले
एक आपको क्या याद रखना है कि राष्ट्रकूट ने जीत लिया था, ठीक है, जब धर्मपाला राजा बना था। लेकिन जब राष्ट्रकूट वापस चला गया संघर्ष से, तो उसी का फायदा उठा के जो पाल का धर्मपाल था राजा, उसने कन्नौज को अपने अंडर में कर लिया। लेकिन वो परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था, कुछ टाइम के लिए था। तो फाइनली जो प्रतिहार का राजा था नागभट्ट सेकंड, वो अब उसने क्या किया, फाइनली कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली थी। क्लियर हो गया। तो और उसने कम से कम 3 शताब्दी तक, 3 सेंचुरी तक यहाँ पर राज भी किया था। किसने? नागभट्ट सेकंड, जो कि गुज्जर प्रतिहारा से बिलोंग करता है। उसने 3 शताब्दी तक यहाँ पे शासन किया था लगभग। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? तो जब गुज्जर प्रतिहारा ने 3 शताब्दी तक यहाँ पे शासन किया, देन उसके बाद मैंने अभी आपको जो बताया था कि उसके बाद क्या हुआ, प्रतिहारा की जो पावर है वो खत्म होने लग गई, क्योंकि महमूद गजनी ने, जो कि सिंध से अटैक किया था, महमूद गजनी ने अटैक कर दिया था, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है कि महमूद गजनी जो है उसने भारत पर कितनी 17 टाइम्स अटैक करा था, ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था। तो इन्होंने अब क्या करा, 1018 में इन्होंने क्या करा, हमला कर दिया, जिसके वजह से प्रतिहारा की पावर जो है वो भी खत्म होने लग गई थी। यही मैं कह रही थी। अब इन्होंने अटैक क्यों किया था? क्योंकि इनको पता लग गया था कि अब इन तीनों के बीच में नहीं बनता है, पल्लास के बीच में प्रतिहारा और फिर राष्ट्रकूट के बीच में, ये तीनों आप वीक हो चुके हैं, बहुत लंबे समय से आपस में लड़ रहे हैं। तो अब इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि हमसे फाइट कर सके। इसी का फायदा उठा के महमूद गजनी ने अटैक कर दिया और अब क्या हुआ, और कन्नौज को अपने अंडर में ले लिया। समझ में आया आप सबको यहाँ तक कॉन्सेप्ट? आई होप आपको ये ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल आज के बाद आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप कभी भूलने वाले हैं, ठीक है। अभी भी थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन, तो दोबारा से इस वीडियो को देखना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पल्लास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट की बात करूं। आज मैंने इस वीडियो में आप सबको ये पढ़ाया है कि पर इन तीनों के बीच में कन्नौज को लेकर के क्यों लड़ाई हुई थी, तीनों कन्नौज को क्यों पाना चाहते थे, और आखिरकार इस संघर्ष में, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में किसकी विजय प्राप्त हुई, किसको कन्नौज की कैपिटल मिल गई थी, ठीक है। तो ये वीडियो जो थी वो आपकी क्या है, पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो जो होगी स्टूडेंट पार्ट 2, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी पूरा डिटेल में पल्लास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट के बारे में, ठीक है। पल्लास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस टाइम पे कौन सा राजा था, कहाँ पे किसने किस पे हमला करा, किस पे किसे विजय हुई, किसके क्या, सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी। आज हमने डिटेल में ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल समझ लिया कि आखिर इसमें विजय किसकी प्राप्त हुई और कन्नौज को ये लोग क्यों पाना चाहते थे। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी पल्ला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट के, वो स्लाइड पीछे चल गई थी तो कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगी कि मैं पल्लास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट के में कौन कौन से राजा आए, ठीक है, कौन कौन से आए, किसने कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें की, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग अपने इस पार्ट 1 को अच्छे से कर लो। आई होप आपको ये ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं आपको तीनों आपकी डायनेस्टीज जो है अच्छे से पढ़ा दूंगी कि वो ईस्ट साइड में, और कौन से जो ये तीनों डायनेस्टी जो हैं वो किस रिलीजन पे विश्वास करते थे, किस धार्मिक धर्म को फॉलो करते थे, ये सब कुछ मैं आपको वहाँ बताने वाली हूँ, ठीक है। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस के बढ़ने की तरफ, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, कि इस टॉपिक से किस किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ कुछ ही क्वेश्चंस करा रही हूँ और यहाँ पे कुछ दिखाऊंगी। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ पे जाइए और उसको क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चंस और आंसर मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ जाके उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, ये वीडियो बहुत से मेरे पास
स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि वीडियो को पूरा देख पाएँ, तो पीडीएफ दे दो। तो मैं आप ही के लिए ये कर रही हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे गूगल पे मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको टॉपिक वाइज इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए। तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। एज अ पीडीएफ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको आज यहाँ चलो कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर जो ट्रिपार्टाइट का स्ट्रगल हुआ था, ठीक है, उत्तरी भारत में से, तो दो राजवंश में से राष्ट्रकूट ने किसका सामना किया था। तो यहाँ पे जो राष्ट्रकूट के साथ दो और जो थे वो कौन थे, ठीक है। आपके ऑप्शन है प्रतिहारास और परमार्स, पल्लास और चंडेलास, प्रतिहारास और पल्लास, या चालुक्य और चाहमास। तो अभी हमने इतनी बार रिपीट कर लिया है कि राष्ट्रकूट के साथ प्रतिहारा और पल्लास थे, ठीक है। ये तीनों के बीच में हमें ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको किस तरीके से पूछा जाएगा वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये वाला मैं आपको एक स्लाइड करा रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग वहां से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया है, आपको 3 किंगडम का नाम बताना है जिसने कन्नौज को जीतने के लिए यहाँ पर लड़ाई की थी 8 से लेकर के 10 सेंचुरी, पूरे 200 साल तक। तो वो मैंने आपको क्या बताया, राष्ट्रकूट, गुजर प्रतिहारा और पल्लास के बीच में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको उस किंगडम का नाम बताना है जो कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व था एज अ कल्चरल एंड इकोनॉमिक ब्रिज, जिसको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया से कनेक्ट था, ठीक है। तो वो थे राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट। क्योंकि अभी मैंने आपको मैप में बताया था साउथ वाले हिस्से में कौन था, सिर्फ राष्ट्रकूट ही था, ना ही प्रतिहारा और ना ही पल्लास। तो साउथ वाले हिस्से में दोनों में से कोई भी नहीं आता, क्योंकि ये ईस्ट में और ये वेस्ट और नॉर्थ साइड में था, सिर्फ एक राष्ट्रकूट है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, मतलब राष्ट्रकूट है, क्योंकि इसका तो ये 1 लीनियर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने इससे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ डाल रखे, अपलोड कर रखे, तो आप लोग वहां से उसको पढ़ सकते हैं जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐसे ही मैं आप लोगों को सारे टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ और क्वेश्चंस आप वहां जाके कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक भी आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, बाकी के जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं वहां अपलोड करूँगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं देखते हैं। मेन आप लोगों का क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, वहाँ मैं दोनों में अपलोड करती हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना। इसका पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें पल्लास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कौन सा राजा कब हुआ, ठीक है। सो सारी इंपॉर्टेंट और उससे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में कवर अप कराऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी ये जो सीरीज चल रही है इसमें जुड़ जाओ, क्योंकि आगे ऐसे ही हम लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू रखने वाले हैं, ऐसे ही अपने एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझसे मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। ओके, आई होप आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।